अपने सियासी मामलात को पार्लियामान में बैठकर तय करें। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। कौमी असम्बली ने एक बार फिर इलेक्शन फंड्स का बिल मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त अहकामात जारी किए थे कि आज तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाएं, लेकिन इससे पहले स्टेट बैंक के गवर्नर को कौमी असम्बली की खजाना कमेटी में तलब किया गया, जहां स्टेट बैंक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के मुताबिक मतलूबा फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन हुकूमती मंजूरी के बगैर जारी नहीं किए जा सकते, जिस पर कायमा कमेटी ने यह मामला पार्लियामेंट को रेफर करने का फैसला किया, जिसकी रोशनी में काबीना की मंजूरी के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया और ऐवान ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। सवाल यह है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की पेशरफ्त हो रही है। इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वज़ीर आज़म और इमरान खान से अलहदा मुलाकातें की, जिसके बाद दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों का ऐलान भी हो चुका है। देखना यह है कि आज की डेवलपमेंट्स के बाद इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है। क्या तहरीक इंसाफ 14 मई का सूबाई इलेक्शन आगे ले जाने पर राज़ी होगी, और क्या हुकूमत कौमी असम्बली का इलेक्शन अक्टूबर से पहले कराने के लिए तैयार है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर हैं तहरीक इंसाफ के। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जरा ये बताइएगा कि कौमी असम्बली ने एक बार फिर जो है इलेक्शन फंड्स की डिमांड मुस्तरद कर दी है, तो जहां से मसला शुरू हुआ था मामला फिर वहीं खड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का मसला नहीं है। कोई गवर्नमेंट जो है ऐसे ही कह सकती है कि 70% पाकिस्तान जो है उसमें इलेक्शन ही ना हो, फंड्स ही इशू हम नहीं कर रहे। कौन सी पार्लियामेंट ये कह सकती है? आर्टिकल 81, आर्टिकल 86, उसके बाद आर्टिकल 190, 204, ये तमाम आईन ही बिल्कुल वाज़े है, और सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला जो था उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कैसे एक्ट होना। तो ये तो एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जिसका सर है ना पैर है, और जो उन्होंने आज किया है, तो इनको ऐसे में जो डिस्क्वालीफाई होने का आजकल शौक चढ़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को उनका शौक पूरा करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके ख्याल में, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने एक पोजीशन ले लिया, पार्लियामेंट भेज दिया, पार्लियामेंट ने फिर करारदाद मंजूर कर ली, फिर तस्लीम नहीं किया, ये सारी जो एक्सरसाइज है, आपके ख्याल में क्या वजीर आज़म सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे? क्योंकि कैबिनेट तो कहेगी हमने तो उठा के जी दे दिया, पार्लियामान को अख्तियार, पार्लियामान ने उठा के आगे से जो है वो करारदाद पास कर दी, रिफ्यूज़ कर दिया, मुस्तरद कर दिया, तो हम कैसे आगे दें पैसे? तो ये तो पार्लियामान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, पार्लियामेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े ना सबसे पहले आप। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आखिरी पैरा है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, देखिए, पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। इसके दोनों पार्ट देखें ना, एक इसका मॉरल पार्ट देखें और फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देखें। मॉरल पार्ट ये है कि क्या दुनिया में कोई पार्लियामेंट कह सकती है कि हम इलेक्ट हो गए, अब हमारे बाद इलेक्शन ही नहीं होगा? पाकिस्तानी पार्लियामेंट कह रही है ना ये बात। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तो लतीफा है ना। मतलब इन लोगों को तो अक्ल ही नहीं है, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं। IPU इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर देगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आप आखिरी हिस्सा देखिए पैरा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड ऑर्डर लिखा है कि क्यों इस पे वोट नहीं हो सकता। क्योंकि आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 84 में ये चार्ज एक्सपेंस है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड से एज ए मैंडेटरी चार्ज सबसे पहले पैसे ये विड्रॉ होंगे। पार्लियामेंट की वोटिंग है ही नहीं इसके ऊपर। अच्छा, अब आपके ख्याल में डिस्क्वालीफाई कौन होगा? सिर्फ वजीर आजम होंगे, कुछ वज़रा होंगे, क्या होगा? नहीं, वजीर आजम को करेंगे तो कैबिनेट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। खाली वजीर आजम को करना है, बाकियों को तो शौक को साथ ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस है उसमें जो तारीफ की गई है गवर्नमेंट की, वो तो कैबिनेट है ना पूरी। वो बात सही है, क्रिमिनल लायबिलिटी देखनी है ना कि किसकी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन करना है कि किस किस मिनिस्टर की क्रिमिनल लायबिलिटी है और किस किस ने क्या, जो अपना उस दिन प्रेसिडेंट कौन था, क्या था। कल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसमें पता चल जाएगा हमें कि वो क्या ऑर्डर करते हैं।
लेकिन आपके ख्याल में क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगवाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कौन किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा? नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कल मिनिस्टर्स जो अपने आप को डिस्टेंस नहीं करते इस ऑर्डर से, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन अगेन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की, कि वो प्राइम मिनिस्टर तक महदूद रहते हैं या वो आगे बढ़ते। तो गवर्नमेंट चली गई तो आप लोगों को इलेक्शन तो फिर भी नहीं मिलेगा, फिर क्या हो? नहीं, इलेक्शन के देखें इशू नहीं है। इलेक्शन तो जो फेडरल इलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही ना, तो प्रोविंशियल इलेक्शन है। प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो तो बिल ने एक दफा हुकूमत जाने दें, फिर देखते हैं ये हुकूमत बना पाते हैं या नहीं बना पाते। हर एक की एक अपनी फिर अब जैसे स्टेट बैंक ने कह दिया हम चले ये फंड्स जो हैं वो ग्रांट कर देंगे, दे देंगे, लेकिन मामला तो फिर वो भी वहीं पर ले गए ना कि उनको भी अप्रूवल तो चाहिए होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही। नहीं, ये गलत किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया था आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये गवर्नर स्टेट बैंक में सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने कंप्लाई विद नहीं किया। तो ये रिलीज तो सर एग्जेक्टिव का काम है ना। एग्जेक्टिव ने कौमी असम्बली को पाबंद कर दिया, वो तो आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कौमी असम्बली दुनिया में कहीं चले इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन ना हो या ये पैसे ना दें, लेकिन स्टेट बैंक की ये मजबूरी तो होगी ना कि ये एग्जेक्टिव ही रिलीज करेगी इस फंड को। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो खुद दे देंगे पैसे इलेक्शन कमीशन को कि ये पैसे ले लें, अब इलेक्शन करा लें। आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है ना, जो पाकिस्तान का आइन बनाया है इन्होंने। आइन बनाने वालों में जुल्फिकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद साहब को पता था कि हमारी औलाद कैसी निकलेगी, लिहाजा उस वक्त उन्होंने आइन बनाते हुए ये लिख दिया कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से एज ए मैंडेटरी एक्सपेंस जाएंगे, उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये हमारे आइन में लिख दिया है उन्होंने। अच्छा, अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के खिलाफ या हुकूमत तो चले आप कहते हैं डिस्क्वालीफाई कर देगी, लेकिन अब सेनेट का भी एक इजलास उन्होंने बुला लिया, कुछ अहम बिल लाने की बातें कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें आती हैं, इतनी हद तक आगे तक जाएगी सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में? सुप्रीम कोर्ट को अपनी हर हद तक जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर अपना हुक्म इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगी तो वो बतौर अदारा इट विल सीज टू एग्जिस्ट। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म मनवाने के लिए एंड तक जाना, और मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप इससे पीछे हटे और ये हो कि जी जो मनमानी वज़ीर आज़म करना चाहे वो कर ले और लोगों को फ्रॉड में लगा दे कि मैंने तो नहीं किया, ये तो फलानी कमेटी ने कर दिया है, ये तो फलानी कैबिनेट ने कर दिया है, ये तो फलानी पार्लियामेंट ने कर दिया है। ये तो कल प्राइम मिनिस्टर को तलब करना चाहिए उन्हें। वो तो मुज़ाकरात का फिर क्या मुस्तकबिल है? मुज़ाकरात तो एक मजाक है, कोई मुस्तकबिल नहीं उसका। मैंने पहले ही कहा है कि ये तो एक नॉन सीरियस एफर्ट है। हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं है। हुकूमत चाहती है सिर्फ नामजदगियों के ऊपर और एक एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर वो सिर्फ सीटों से अपनी नशिस्तों से चिमटे रहे। इसके अलावा तो उनका ना कोई मुल्क से इंटरेस्ट है ना कोई सिस्टम से इंटरेस्ट है। पूरा मुल्क बैठा दिया इन्होंने, क्या उन्होंने करना। तो ये सिराज साहब की जो मूवमेंट्स हैं ये किसी काम की नहीं है? आनियाँ जानियाँ मुलाकातें सारा कुछ? हाँ, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई बड़ी अहमियत है। उसके लिए ये है कि इसको कोई खास हुकूमत की तरफ से हम तो देखिए हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात हों, इलेक्शन के फ्रेमवर्क की पर बात हो, लेकिन इस एफर्ट में मुझे नहीं लगता कुछ हाल। सर अब क्योंकि जब ये सिराज साहब गए और मुलाकातें की हैं तो उन्होंने कहा कि दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और ज़ाहिर है उनको कहते होंगे ये थोड़ा पीछे हैं, आपको कहते होंगे आप थोड़ा आगे की तारीखों पे आ जाएं। तो आपकी बातचीत से तो आज दिन भर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग तो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है अपने मौक़िफ़ से ये सूबाई इलेक्शन के ऊपर। हो नहीं सकते ना। देखिए ये तो आइन का आइन, पाकिस्तान के आइन को मजाक में तो नहीं लिया जा सकता। आइन ने लिखा हुआ है 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको जितना 187 में वो आगे कर सकते हैं उन्होंने किया है, इससे ज्यादा तो वो हो नहीं सकता। आप लोगों ने सिराज साहब को ये बता दिया है कि जी हम एक दिन भी आगे पीछे नहीं करेंगे? नहीं, हमने उन्हें बताया जी कि जो भी इलेक्शन मुज़ाकरात होने वो आइन के फ्रेमवर्क में होने और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में होने। हम अपना अलहदा कोई 4 इंच की मस्जिद अलहदा तो नहीं बना सकते। आइन और सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है उसके मुताबिक ही हम आगे। अच्छा, तो ये अब इंटेंट तो बड़ी वाज़ेह है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 14 मई को जो है वो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। एक तरफ आप ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है, एक तरफ आप खड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे उसके बावजूद चाहे कंटेम्प्ट लगाए, वज़ीर आज़म को उड़ा दे या जो भी करे, लेकिन इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? आप लोग दोबारा बाहर निकल आएंगे, सड़कों पे होंगे? देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल ना हुआ तो फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। ईद के बाद फिर जाहिर है कि हमें जो है वो एक बड़े
एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और फिर बट बार काउंसिल तो खुद सरापा एहतजाज हैं। बार काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे और सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन पे एहतजाज कर रही है। कौन सी बार काउंसिल? ये तो ऐसे 10 लोग हैं जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल से मेंबर हैं, का वजीर कानून के टाउट है। इनके अलावा पूरी बार काउंसिल जो हैं उन्होंने इसको पहले भी मुस्तरद किया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, चीफ जस्टिस साहब से मिल के आई है। 50 पाकिस्तान के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है। सारा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पीछे खड़ी हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे। फवाद मेरी कमेटी क्यों बनाई है? आप अगर इनकार कर देते तो बस फिर पोजीशन क्लियर होती है। तो कमेटी का क्या मकसद है फिर? उसमें 2 आपकी पार्टी में जो लोग हैं साबका जमात इस्लामी में भी रहे वो भी शामिल हैं इसके अंदर, महमूद रशीद साहब और सेनेटर एजाज साहब। और ये इसका क्या मकसद है? मेरा ख्याल है मैं अपना नुक्ता नजर समझा नहीं सका। मुज़ाकरात के ऊपर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। जमात इस्लामी आई है और उन्होंने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने कहा बिल्कुल होने चाहिए। ये कमेटी बना देते हैं, आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। लेकिन मुज़ाकरात होने आइन के अंदर है, हम आइन से बाहर तो नहीं ना जा सकते। मुज़ाकरात में जो इलेक्शन की मुद्दत है वो आइन ने दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, उससे बाहर तो नहीं जा सकते। कुछ आपने अरसे पहले कानून साजी की भी बात की थी ना कि आए फिर लेजिस्लेट, क्योंकि आपसे कई दफ़ा बात हुई है तो आप कहते हैं हाँ बैठ जाएं, बैठ कर अगर कोई कंसेंसस निकालें और फिर अगर वन टाइम अमेंडमेंट करनी है तो वो कर लेते। वो अगर कंसेंसस अचीव हो जाए आइन में तरमीम हो करने के लिए वो फिर एक अलग बात है। लेकिन वो देखिए वो इन सूबों की डेट्स के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा। वो तो नेशनल असम्बली और उसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है। उसके लिए वो असम्बली तोड़ेंगे, बात आगे हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 1 तारीख के ऊपर अगर ले जाना है और तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है नेशनल असम्बली तो उनको तोड़नी पड़ेगी। अच्छा वैसे अगर डायलॉग हो तो आपकी उसमें प्रायोरिटीज क्या हैं? खान साहब के खिलाफ एक्शन ना हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपका हो, कौमी असम्बली में वापसी हो, प्रायोरिटी पे आप लोगों का क्या है? नहीं कुछ भी नहीं, इनमें से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें क्या कौमी असम्बली में वापस आके किसी ने क्या करना है? कोई वो ना लीडर ऑफ अपोजिशन ये वो कोई इश्यूज नहीं है। हमारा तो ये है कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बात करें कि कैसे उन्हें आइन के अंदर कौन सी तारीख आप मुकर्रर कर सकते हैं और उसके मुताबिक आगे बढ़े। खान साहब ने जो खदशा जाहिर किया क्रैकडाउन का, क्या आप लोगों के पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि क्रैकडाउन होने वाला है इससे पहले? 3 दफा खान साहब ने जब ये कहा है कि ये होगा उस वैसे ही हुआ है। हाँ। इसलिए जाहिर है जब वो बात करते हैं तो उनकी बात जो है वो बगैर किसी एविडेंस के तो नहीं होती। ओके। और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मजमून आया है, यकीनन आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का दोबारा इक़्तिदार में आना जो है वो बिगाड़ और मसाइल पैदा करेगा। और एक पाकिस्तानी जो मशहूर फ्रेज है उसका हवाला भी दिया है कि 1 कब्र और 2 उम्मीदवार हैं। ये देखा होगा आपने कि सिचुएशन वैसी है क्या? नहीं कोई वैसी नहीं है जी। ये पता नहीं कौन इन्होंने ऐसे ही कर दिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ना ही हम कोई रिवेंज के ऊपर अपनी सियासत, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता रिवेंज के ऊपर सियासत। हम तो इनको भी कह रहे हैं कि आप ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये मकाना है, इसको कम करें, टेम्परेचर नीचे लेके आए और जो आइन के मुताबिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर आगे बढ़े। अगर आप बिल्कुल ही आवाम को ये कहें कि राइट ऑफ वोट भी आप उनसे छीन लेंगे, राइट ऑफ आपने लाइफ भी ले लिया है, उनको कस्टोडियल टॉर्चर का बना रहे हैं, तो उससे टेम्परेचर ऊपर जाते हैं। हम बहरहाल इंतकाम के ऊपर बेस पॉलिटिक्स जो है वो हमारा मतमा नजर नहीं। ओके। ये कश्मीर वाला मामला जो है वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, बैरिस्टर साहब ने आपके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, ये क्या मामला है? वहाँ हुकूमत बनाने जा रहे हैं कि नहीं? अभी तक तो हमारी अक्सरियत है लेकिन उसको अक्सरियत में बदलने की कोशिश पूरी हो रही है। बैरिस्टर साहब जो है सुल्तान महमूद साहब ने भी घटिया हरकत की है और उनका अपने खानदान की सियासत खत्म की है और तो कुछ भी उसमें फायदा। तो कोई एक्शन लिया आप लोगों ने या लेंगे? अभी ले लेंगे, अभी उनको कहा है कि वापस आए, देखते हैं, नहीं आएंगे तो उनको अपना नुकसान। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ज़रा डिस्कशन करेंगे कि ये सिचुएशन जहाँ चली गई है, तहरीक इंसाफ की एक पोजीशन अपनी जगह बनी हुई है लेकिन गवर्नमेंट भी कहती है इलेक्शन हमने नहीं कराने, इस पर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ब्रेक के बाद फिर ज़रा डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं ज़रा हसनात साहब आपसे स्टार्ट लूँगा। मुझे ये बताइएगा कि अब क्या होने जा रहा है। पार्लियामेंट ने फिर जो है वो बिल की डिमांड वो मुस्तरद कर दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर चीज़ें सामने जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट, अभी फवाद साहब से हम बात करते हैं, आप सुन रहे होंगे, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर में ये कह चुकी है कि वो डायरेक्ट पैसे दें कि सर अब उन्हें किसी किस्म की अप्रूवल की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ज़रूरत नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक का मौक़िफ़ ये है कि जी हम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बगैर रिलीज़ नहीं कर सकते। क्या होने जा रहा है, क्या घड़मस, क्या हो आगे, क्या होगा? मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा और वहाँ से कुछ नहीं होगा और सब कुछ हवा में होगा, या वाकई कुछ इंप्लीमेंट होने जा रहा है? देखिए, ये टास्क तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो इसको कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने मिशन इम्पॉसिबल उनका है कि जी जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि इंतखाबात कराए जाए पंजाब में 14 मई को, ये आसान काम नहीं था जब उनके 8 जजेस जो हैं वो उनके साथ नहीं हैं। 7 जजेस आप कहें, 8 के साथ 8 तो कर लिया जी। आज कोई खबर चल रही थी कि एक और भी शायद नहीं, वो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की जो उसका कसौटी ये है कि कोई केस लगेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि कसौटी तो तब इसकी पता चलेगा कि जब कोई केस चलेगा, उसमें पता चलेगा कि उस जज का मौक़िफ़ क्या है। मेरा ख्याल है कि वो जो दूसरे 7 हैं वो कोई ग्रुप नहीं है, वो बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं। उनका जो इशू है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से, या वो कहते हैं कि जी सियासी मामलात को हमें खामखार ड्रैग नहीं करना चाहिए या चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने चाहिए, उसमें जिस दिन भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई ऐसा स्टेप लिया तो वो 7 उनके हो जाएंगे। हमने देखा कि कासिम सूरी की जब रूलिंग का मामला आया तो 12 जजेस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि सो मोटो लें, क्योंकि ये वो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर जस्टिस काजी फैसल लंदन गए, उन्होंने उस जजमेंट की, जस्टिस बंदयाल की जजमेंट को उन्होंने डिफेंड किया। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं है कि जी वो कोई जब भी कोई स्टेप लिया जाएगा। अब क्या होगा आपके ख्याल? देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है कि अभी तो ये पैसों का जो मामला ये तो आसान था। इससे आगे जो मसला है वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी और ये पैसे, 2 ही इशू है। उस पर जजमेंट आनी है ना डिटेल से? नहीं, उसमें अब जब हुकूमत कहेगी कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? इन कैमरा सेशन में तो ब्रीफिंग आई थिंक दी है ना सेक्रेटरी डिफेंस ने। नहीं, वो उन्होंने नहीं ली ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें रिपोर्ट दें। रिपोर्ट पढ़ के उन्होंने कहा था कि जी आप सिक्योरिटी फराहम करें, आर्म फोर्सेस को ये कहा। तो अब ये होगा कि जब वो ये बात उन्होंने की, जब हुकूमत कहेगी, जिस तरह उन्होंने अब कहा कि बजट नेशनल असम्बली ने अप्रूव नहीं किया, तो यहाँ ये है कि जब हुकूमत कहेगी जी सिक्योरिटी का मामला जो है वो हम नहीं कर सकते या लोग ट्रूप्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या वो डायरेक्टली आर्मी चीफ को डायरेक्शन देंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। बट सुप्रीम कोर्ट कह सकती है फिर, अगर वो स्टेट बैंक को कह सकती है कि जो एक देखिए, लीगली तो चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान में जितना इख्तियार डिजोरो इस वक्त है, शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी के पास नहीं हो। इवन अगर उनके ब्रदर जज 10 भी एक जगह खड़े हों तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो उनके लाइक माइंडेड जजेस ने दे के उनको इतना मजबूत किया हुआ है, और ना उनको कोई उनके खिलाफ को मूव कामयाब हो सकती है, ना उनको आप कहें कि जी और किसी किस्म का कोई चीज़ ली जा सकती है। अगर पार्लियामेंट को जो वो कानून पास करती है उसको भी वो सस्पेंड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फाइनल से तो इस वक्त इस मुल्क में चीफ जस्टिस की है। जी तो हसन, आपके ख्याल में क्या होगा आगे, क्या सिचुएशन बनेगी? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी अपनी जजमेंट में कि जी आप ये करें, स्टेट बैंक की तरफ से हामी भर ली गई, अब डिपेंडेंस है कि हम रिलीज कैसे करें। क्या होगा आपके ख्याल में, और सुप्रीम कोर्ट कहां तक जा सकती है? जरा जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी है, अब अगला फेज तो ये आना है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इंटीरियर से जो लोग चाहिए, वहां से तो आवाजें आ रही हैं कि अवेलेबल नहीं है ट्रूप्स। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, आधी सुप्रीम कोर्ट की बात करें आप, क्योंकि जो आधी सुप्रीम कोर्ट है वो तो तकरीबन 7 जजेस जो है वो इख्तिलाफ कर चुके हैं। अब जो आधी सुप्रीम कोर्ट है वो जो अकलीती फैसले वो आधी इन्फ्लुएंस कैसे करेगी? क्योंकि जजमेंट में तो जो 8 हैं वो मैटर करेंगे ना। नहीं, 8 का जितना बेंच होता है उसकी मुनासिबत से होता है। ये 4-3 के जजेस थे, ये 4-3 का फैसला था। तो 4 जजेस के जो नोट है, हसनात मलिक भी मेरी बात से डिसएग्री नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस है उनके पास इख्तियारात बहुत आ चुके हैं। बिल्कुल, इंतजामी इख्तियारात उनके पास जरूर मौजूद है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत कहां से लेती है? क्वेश्चन तो बुनियादी ये है। क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने पावर लेनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सुप्रीम कोर्ट आप पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट कर सकती है? अब देखिए, पार्लियामेंट का डिसीजन है कि पैसे नहीं देने। पार्लियामेंट और आप देखिए, अब इसमें एक मसला है ना, आप जब 4-3 का उसको जजमेंट कहते हैं, जब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ बेंच
तो उसके बाद तो उसी बेंच के डिसीजन को वही फाइनलिटी अटेन कर रहा है ना, अभी तक इंप्लीमेंट भी उसी पे होता दिखाई दे रहा है। एक तो ये मसला है, मैं जरा गुजारिश सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। एक तो ये मसला है ना, दूसरी तरफ ये 4-3 तय भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ये हम नहीं कर सकेंगे। दूसरा मसला ये है कि जब आप कहते हैं पार्लियामेंट, वो तो बहुत क्लियर है कि जी सुप्रीम कोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ द डे से पूछेगी, पार्लियामेंट से क्यों अप्रूवल ले रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई प्रेसिडेंट तो मौजूद नहीं है पास्ट में कि आप पार्लियामेंट भेज दें जो काम आपने करना है और वो पार्लियामेंट कहे हम नहीं करा रहे। मैं एक आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितना स्पेस मौजूद होगा टू गो अगेंस्ट पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, बिकॉज वो पार्लियामेंट उसको कंसीडर नहीं कर रहे। अभी फवाद साहब से भी बात हो रही थी, वो कहते हैं वो गवर्नमेंट को ही टेक ऑन करेंगे अगर बात ना मानी गई। देखें, आज टेक्निकली जो है गवर्नमेंट ने बड़ा साउंड खेला है, क्योंकि जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना है उसने मामले का सो मोटो लिया था, उसने मामले का नोटिस लिया था। नोटिस लेकर उन्होंने जो है गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया और वजीर कानून भी आ गए और जो है वो वजारत खजाना के हुकाम भी आ गए, तमाम लोग बैठे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैटर रेफर कर दिया। अब जो पार्लिमानी कमेटी है यानी कायमा कमेटी भी है, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसको कंटेम्प्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उसके सुप्रीम कोर्ट उसको टच नहीं कर सकती। लिहाजा उन्होंने मैटर जो है गवर्नमेंट से लेकर पार्लियामेंट को दिया और पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब पार्लियामेंट ने जो मोशन पेश हुआ उसको रिजेक्ट किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्या कर सकती है, मुझे बताएं। और दूसरा फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि कल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी, मुझे तो अभी तक नहीं पता कि कल कुछ समाअत होने जा रही है। हाँ, उन्होंने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जरूर मांगी है कि आप जो है वो जमा करा दें, स्टेट बैंक को भी कहा है, वजारत खजाना को भी कहा है, लेकिन अभी तक कोई केस टेकअप नहीं हुआ। लेकिन फवाद चौधरी साहब बड़े वसूख के साथ मल्टीपल टाइम्स उन्होंने आपको इंटरव्यू देते हुए वो कह रहे हैं जी कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो अब पूछना तो उनसे ये चाहिए कि आपको किस तरह मालूम है, कोई नोटिस आया हुआ है आपको, या आप उस केस में पार्टी हैं कि इन चैम्बर ये समाअत होने जा रही है और फवाद चौधरी साहब को पहले उसका इल्म हो चुका है। देखें आदिल, बहुत सी क्वेश्चंस हैं, बहुत से सवालात उठ रहे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आप कह रहे हैं कि आदि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने फैसले को इंप्लीमेंट कराना है, तो मुझे वो फैसला इंप्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन उन्होंने फैसला दिया था उस दिन भी मैं कह रहा था कि ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा, और जिस दिन इन्होंने बराह रास्त हुक्म दिया जो है स्टेट बैंक को कि आप जो है वो फंड्स जो ट्रांसफर करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो मैं उस दिन भी मैंने कहा कि इस फैसले पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले क्यों दे रही है जो इंप्लीमेंट नहीं होने? यानी अभी सपोजिटली कह दें कि जी कोई साहब थे, वो कह रहे थे कि पंजाब पुलिस को कोई हुक्म दे दे कि आप रॉकेट जो है वो फायर करते हैं, चांद को हिट करना है आपने, तो वो रॉकेट हिट नहीं कर सकती ना पंजाब गवर्नमेंट, बेशक आपने हुक्म दिया है उनको, लेकिन प्रैक्टिकली वो तो ये फील लेंगे ना कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है ना, एक आईनी 90 दिन के लिए इंतखाबात कराने का ऑर्डर दिया हुआ है ना। अब वो कहेंगे गवर्नमेंट जो है वो उससे काम ले रही है। देखिए पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, यानी आप देखें कि कैबिनेट जो है वो उसने तो जो है वो मंजूर कर दिया कि ये फंड जारी किए जाएं। आप देखें कि देखिए वो तो नहीं कहा कि इधर से एक मूव होती है, उधर से एक मूव होती है ना। अब एक मूव अगर सुप्रीम कोर्ट से हुई है डिसीजन की सूरत में, तो दूसरी मूव उन्होंने पार्लियामेंट को आगे मूव करके पास ऑन करके ये कर दिया। तो अगर वो पार्लियामेंट को कंसीडर ही ना करे, सुप्रीम कोर्ट उठा के कैबिनेट को ही पकड़ ले, तो फिर तो गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं रह जाता ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के खिलाफ, ये सवाल है ना आपका? जी हाँ, गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर मैं उस साइड का मौका बता देता हूं ना, मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा जी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल से हटकर सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्ट करेगी, तो अगर उन्होंने एक दफा इस तरह कर दिया तो हमारे पास तो फिर इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। फिर हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल कर अगर एक्ट किया तो फिर जो है हमें कोई जो है इसका इल्जाम ना ठहराए कि हमने गैर आईनी काम किया है। इस हद तक मामला सीधे हुए में ये सेनेट का इजलास क्यों बुलाया? आपकी जो मुलाकात हुई या बात हुई है अगर किसी से, तो ये पूछा आपने कि ये सेनेट का सेशन क्यों बुलाया है, उसमें क्या बिल आने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है सेनेट का जो है इजलास। ये मुझे मालूम है कि इजलास आया, लेकिन वजह क्या है? देखिए हाउसेस तो चल रहे हैं ना, यानी आप जो कौमी असम्बली का इजलास भी चलता रहता है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर होता है, इसकी मुनासबत से चल रहा है। आई डोंट नो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई हंगामी इजलास बुलाया है। आई बिलीव कि ये पार्लियामेंट्री कैलेंडर के मुताबिक ही जो है वो नंबर ऑफ डेज आपने पूरे करने होते हैं एक साल के अंदर, तो उसी के पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, 19 को बुलाया है, ये रिक्वेजिशन की है। तो फिर कोई खुसूसी इजलास होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बड़े वाजे बता रहा हूँ कि इस वक्त लड़ाई है और लड़ाई बड़ी ही जो है वो संजीदा लड़ाई होने जा रही है। और ये आइंदा वाले जो 2 वीक्स हैं, इसमें ये चीज मामला भी एक तरफ जो है ना तय हो जाएगा
कि क्या नहीं तो अगर पार्लियामान समझती है कि सुप्रीम कोर्ट से काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि पार्लियामान और गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, तो फिर तो जिन दो इदारों से कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की या उसकी पासदारी की बात की जाती है, दोनों तरफ अगर एक दूसरे के बारे में ये ख्याल होगा तो फिर तो इस मुल्क में मुकम्मल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और चीजें नजर आएंगी। मैं व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? तो बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। फिर तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के बादशाह हैं दे विल बी एवरीवेयर। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है। अच्छा वो आप उनसे बात करें। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर किसी चीज के ऊपर आ जाएगी तो फिर रास्ता क्या रह जाएगा? बिकॉज हमें माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई बेंच फैसला कर ले तो फिर उसके बाद आप उस फैसले को जो है वो रिवर्स करवा सके। बड़ा मुश्किल है जी। बिल्कुल ये आप ठीक है। मैं आता हूं हसन आपकी तरफ आता हूं। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हसनात मलिक जी। इस वक्त देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया या कोई प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं किया या जिस तरीके से बेंच बने, लेकिन एक फैसला आ गया है। अब फैसला वो फील्ड में है। अब उस फैसले को आप सिंपल मेजॉरिटी से या पार्लियामेंट का जो ये मेथड अडॉप्ट किया गया है, इससे नहीं आप उसको रोक सकते। उसका हल कोई और हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, या जजेस खुद ही जो है वो रिव्यू कर दें। अब वो फैसला फील्ड में रहेगा। या तो 2/3 में जो है वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो हो नहीं सकती। चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी कहा कि ये तो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। वो तो ये भी हो सकता है कि वो तो नैब लॉ की अमेंडमेंट पे भी चीफ जस्टिस साहब ने इस पार्लियामेंट पे सवाल उठाया है। तो लेकिन मसला ये है कि इनकम्प्लीट है तो इसलिए ना कि एक पार्टी छोड़ के चली गई। वो यही कहते हैं वहां से किसी ने निकाला तो नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त वही बात है कि जी हम ये नहीं हम कि जी चीफ जस्टिस ने ये फैसला ठीक किया या गलत, लेकिन अब किया है तो मेरा ख्याल है कि वो फैसला जो है वो अगर वो खुद पीछे नहीं हटेंगे तो वो फैसला तो वो प्रिवेल करेगा। तो वो जो फुल कोर्ट की बात कर रही है गवर्नमेंट बार बार, क्या फिर फुल कोर्ट बन सकता है? आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि वो बनना चाहिए या नहीं चाहिए की बात नहीं कर रहा, बन सकता है मैं पूछ रहा हूँ। अब तो जो हालात उन्होंने खुद जो है वो 8 जजेस पे बना दिया फुल कोर्ट। अब 8 ही उनके मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे ही 8 जजेस से। बाकी 2 छोटे मोटे मामला जो हैं वो जजेस के साथ, दूसरे जजेस साथ के साथ चलाएंगे। लेकिन जब भी पोलिटिकल सेंसिटिव केस आएगा तो ये 8 जजेस ही अगले 3 महीने चलाएंगे, जिस तरह उन्होंने सिग्नल दिया। और पिछले हफ्ते गवर्नमेंट को भी ये पोजीशन लेने का मौका मिल जाएगा ना कि देखें हमारे सारे केसेस जो हैं वो एक मखसूस बेंच के पास ही जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखें हमने देखा है कि सिंस लायर मूवमेंट इफ्तिखार चौधरी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली कहेंगे जो भी प्रिवेल किए, वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन में इस दफा रिफ्ट भी है ना। इफ्तिखार चौधरी के दौर में रिफ्ट नहीं, ये बात है। लेकिन चीफ जस्टिस फिर वो इस दफा बार काउंसिल्स की अलग पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट बार की अलग पोजीशन है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनवायरनमेंट वो वैसे भी था। लेकिन जो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी है, मैंने बताया कि वो रूल्स में इतनी ज्यादा दी गई है। नहीं, जजेस रिस्टोरेशन मूवमेंट में तो सब साथ थे ना, लेकिन ये 7 जजेस इनके पास कोई केस फिक्स होगा तो ये डिसाइड करेंगे ना। इनका कोई बेंच बनाएगा तो तब ये डिसाइड करेंगे ना। उसका तरीका क्या होगा कि किस तरीके से काउंटर किया जाए, वो अभी तक हुकूमत के पास भी नहीं है। सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है लीगली। तो मेरा ख्याल क्या होगा कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर हुकूमत ये कह दे जी हम आपके फैसले को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसी तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो कल खड़ा होकर कोई भी कह देगा हम नहीं मान रहे आपका फैसला, अगर तय किसी इंडिविजुअल ने एग्जीक्यूटिव ने करना। एक मिनट के लिए सोचें कि अगर हम एक बात देखते हैं, जैसे इस बहस में नहीं जा रहे। वैसे हमारा ये ख्याल है कि जजमेंट ठीक है, गलत है, इस बहस में नहीं जा रहे। फॉर्मेशन ठीक है, हम भी इस बहस में नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो क्राइसिस है अब इसे अवॉइड कैसे किया जाएगा। वी हैव अ सीरियस क्राइसिस अहेड। एक सिनेरियो समझें कि जैसे सदात तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर दिया कश्मीर की हाई कोर्ट ने और उनको फौरन डी नोटिफाई कर दिया गया। मुमकिन है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई ना करे जिसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चले, तो फिर ऐसी सूरत हाल आ सकती है ना। वजीर आजम पे आप कह रहे हैं, ये बात समझे जी। वजीर आजम को भी तो काम चलता रहेगा आप कह रहे हैं। देखिए अगर ऐसा हो कि वो हुक्म दे दे सुप्रीम कोर्ट के आपने इनको डी नोटिफाई कर देना है और आगे से डी नोटिफाई ना हो, अब उस फैसले पर अमल दरामद ना हो, तो ऐसी सिचुएशन से बचना है इस वक्त। क्योंकि बात यह है कि मोरल अथॉरिटी जिसे अदालत के पास देखिए हसन, एक और बात भी है ना, आपको याद होगा, बंदूक है ना आपको नहीं, लेकिन आपको याद होगा मेरे ख्याल है शायद गिलानी साहब को 1-2 महीने लगे थे डी नोटिफाई होने में। 1 महीना लगा था जी। मुझे एग्जैक्ट अभी टाइम नहीं याद है, इतना टाइम लगा था। फहमीदा मिर्जा साहिबा ने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गया और फिर उसके बाद उनको डी नोटिफाई किया गया। सो अब दिन वो नहीं है कि कोई 2-2 महीने इंतजार करेगा।
जैसे हम पहले देखते थे। अब तो ये हालात हैं, आप सुबह सो के उठते हैं, पता चलता है फिर नोटिस हो गया और फिर बुला लिया गया। रात 12 बजे भी अदालत खुलती है, सुबह 7 बजे भी अदालत खुलती है। सो ये नहीं होगा कि शायद अगर इलेक्शन कमीशन गए जी देख लेंगे इस मैटर को, तो उनको भी हो सकता है 72 घंटे का नोटिस मिले कि भाई ये क्लियर कर दो। एक ऑर्डर आता है कि आप इसको नोटिफाई कर दें जी, 5 घंटे में नोटिफाई करके उस पर इंप्लीमेंट कर दें। 5 घंटे में इंप्लीमेंट नहीं होता, फिर क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? फिर बुला लेगी, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे और उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं होता। तो फिर देखिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है इस मुल्क में, इस तरह के क्राइसिस बेसिकली आपका ये ख्याल है कि स्टेट का ब्रेकडाउन हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही होगी, इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा होगा, गवर्नमेंट अमल नहीं कर रही होगी, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट को कहेगी आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले रहे हैं, और ये इनको कहेंगे, और ये रोज टीवी टॉक शोज में अखबारात में पब्लिश हो रहा होगा, लेकिन मुल्क किसी तरह चल रहा होगा। अगर पार्लियामेंट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो फिर ऐसा होने जा रहा है। पार्लियामेंट सुप्रीम है जी, ऐसा होने जा रहा है, कंटेम्प्ट का इख्तियार है। नहीं हो तो सकता है, मैं आपसे खबर ले रहा हूं ना, अकाउंट कमेटी के पास भी कंटेम्प्ट का इख्तियार है। ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरफ से इनिशिएट हुआ तो वो कहेंगे पार्लियामेंट का फैसला था, आप प्राइम मिनिस्टर को डिनोटिफाई कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बात ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का टकराव होगा तो तबाही तो मुल्क की निकलनी है, लेकिन अपनी जात से बाहर निकले ना, अपनी जात से बाहर निकलें और देखिए कि मामले का हल किस तरह करना है। इलेक्शन कराने के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ उनको बिठाते हैं ना अपने पास, ना कि आपने उनके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत करने शुरू कर दिए हैं। आपके फैसले को आपके अपने ब्रदर जजेस नहीं मान रहे, आपके फैसले को आपके सीनियर 3 जजेस नहीं मान रहे। राइट, हसनात साहब जो बात कर रहे हैं, हसनात साहब अपना हसन अयूब साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर वर्सेस होगा और फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उधर भी जाएंगी और ब्रदर जजेस जो बात नहीं मान रहे वो बात आप हमें मनवाना चाह रहे हैं। नो लीग को तो ये सूट करता है, उनको बयानियां चाहिए अब अगले इलेक्शन में, और ये बड़ा पहले कह दिया गया था कि अब एस्टेब्लिशमेंट नहीं, अब जजेस पे बयानियां बनेगा। तो लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो हमने 1 साल का टेन्योर देखा है, वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं करेंगे और उन्होंने इज्तनाब कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये मामला नहीं ये वे अडॉप्ट किया। उन्होंने तो फिर नहीं निकलते इतना आसानी। आपका ख्याल है एग्जीक्यूटिव ने पार्लियामान को जो ये इख्तियार दिया है कि आप जाएं ये काम रोक दें या कर लें, तो वो जो है वो आपके ख्याल में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी नहीं होंगी और वो आगे भेज देंगे, पैसे तो वो नहीं देंगे? देखिए ये इसी वजह से हम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जो इम्प्लीमेंट ना हो सकें। लेकिन ये भी इतलात आ रही हैं कि अभी भी बैकडोर बातें चल रही हैं, जुडिशरी की तरफ से यही मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट को कि आप कोई वे निकालें, कोई रास्ता, कोई बातचीत करें, आपने सियासी जमातें कोई ऐसा जो है किसी चीज़ पे कंसेंसस बनाएं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये जो सिराजुल हक साहब ने शुरू की है बातचीत, अभी फवाद साहब कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, हमने बता दिया हम 14 मई से 1 दिन आगे नहीं जाएंगे, साथ ही कह रहे हैं ये सिर्फ वैसी एक्सरसाइज है, इसका कोई फायदा नहीं। अब ये बात डायलॉग उन्होंने करना है तो हमसे पीटीआई की कामयाबी है, पीटीआई की कामयाबी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को और इस वक्त पीडीएम को, चीफ जस्टिस को, एस्टैब्लिशमेंट को, चीफ जस्टिस को, पार्लियामेंट के साथ, तीनों के साथ सामने खड़ा कर दिया, इवन ब्रदर जजेस के साथ खड़ा कर दिया। और पीटीआई की इससे बड़ी कामयाबी क्या है? और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को भी देखना होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की एडेरेंस के लिए 90 दिन की इलेक्शन में और कितने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को आपने रिडेंडेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तबाही हो चुकी है, आपस में बोलचाल नहीं है, हालात इस तरह के जो बन चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं, तो वो ज्यादा तबाही है मेरा ख्याल है। 90 दिन के इलेक्शन तो देखिए, अब जजेस कॉलोनी वाले मामले की तो वो आ गई थी तरदीद, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। देखिए चैम्बर में बातचीत, कोई सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, लेकिन इस तरह की बात जो है वो बिल्कुल गलत थी, जो वो तरदीद भी वो चलाई गई है वो नहीं है उसमें, लेकिन बात है। और अब जो हालात बन चुके हैं, लेकिन जो हसन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दूसरी साइड ऑफ अदर साइड ऑफ जजेस हैं वो क्या इन मामलात के ऊपर कोई पोजीशन लेंगे या खामोशी? देखिए वो पोजीशन किस तरह लेंगे? देखिए जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट, वो सस्पेंड कर देते हैं। और ये बार काउंसिल के एहतजाज और ये सारा कुछ जो बार का इशू ये है कि जो प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान, वो पीटीआई के साथ है, इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा ग्रुप जो है वो पीडीएम के साथ। वो खिलाफ भी डिवाइड है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप की मेजॉरिटी है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर, ये तो पीटीआई के साथ खड़े हैं। और पीटीआई भी अब बार में अपनी पेनिट्रेशन कर रही है, तो वो इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म दे कि ये बातचीत शुरू हो, और ख़ुद जो है ये जो ड्राइविंग सीट पे उनको लेके कामयाबी हुई है, इसमें पीछे हटना होगा। और चीफ जस्टिस साहब को, जो उनके इर्द गिर्द 2 जजेस हैं, 1 साल में उनकी बात सुन रहे हैं, कोई दूसरे भी सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के जजेस हैं, उन्होंने भी ओथ लिया है टू प्रिजर्व टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे भी बात करें, उनसे भी कोई सजेशन ले कि किस तरह इस मामले को निकला जाए। बार बार जजेस ने यही कहा था कि इन इशूज़ में आप ना पढ़ें,
ये पॉलिटिकल जो इश्यूज थिकेट्स है, इसमें सियासी जो लोग हैं इनको आपस में हल करने दें। जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा तबाही सुप्रीम कोर्ट की होगी, और इस वक्त जो तबाही हो चुकी है मेरा ख्याल है कि ये डेकेड्स लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में रिपेयर होने में, जो हालात बन चुके हैं। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। जी आदिल एक बात, हसन गो अहेड। 20 तारीख को जो 8 मेंबर का बेंच का फैसला है कि आपने इंप्लीमेंट नहीं करना, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है, वो बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन भी होगा, गजट नोटिफिकेशन, और उसके बाद उस लॉ को इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो नहीं, मगर कानून बना नहीं है, उसको पहले ही आपने उस पर अमल दरामद रोक दिया है, तो ऐसा अमल दरामद रुकेगा नहीं, अमल दरामद होगा। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी होगी। 20 तारीख को इसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और जब गजट नोटिफिकेशन निकल आया तो उसके बाद जो 184(3) के लिए जो सो मोटो का इख्तियार भी है, वो एक चीफ जस्टिस से लेकर 3 जजेस के पास, कमेटी के पास चले जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस भी होंगे और 2 सीनियर जजेस भी होंगे। नहीं, मगर उस पे तो इम्प्लीमेंट रोक दिया ना जी सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर इम्प्लीमेंट उसके ऊपर गवर्नमेंट करती है या पार्लियामान के अंदर वो चीज होती है, तो फिर मुझे ये बताएं कि अंदर बननी तो फॉर्मेशन तो सुप्रीम कोर्ट में ही होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ ही नहीं करता सुप्रीम कोर्ट को उस चीज में इंटरवीन करने का। एक चीज उन्होंने की ही गैर आईनी है, वो ऑर्डर किस तरह माना जा सकता है? वो ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, ये ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। लॉ की इंटरप्रिटेशन तो देखिए, लॉ की इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना। ये बहुत तबाही होगी कि अगर उस कानून के देखिए, गजट नोटिफिकेशन निकलेगा 20 तारीख को, मैं बता रहा हूं आपको। 20 तारीख को जो उन्होंने बिल पास किया था, ये एक्ट बनेगा, और इसके बाद एक 3 मेंबर की कमेटी के पास 184(3) के इख्तियार का मामला चला जाएगा। और फिर जो, यानी आप ये कह रहे हैं उसके बाद जो पता नहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चलें, मैं जरा महफूज अंदाज में सेफ ढूंढता हूं। फिर आप कह रहे हैं उसके बाद जो भी बेंच बनेगा, अगर वो 3 मेंबर उसको सो मोटो होगा, अगर वो 3 मेंबर पे होगा तो फाइन, अगर 3 मेंबर नहीं होगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कमेटी बनाएगी ना, कमेटी देखेगी, 3 कमेटी बनाएगी, मगर उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है अमल दरामद करने से। वो यही कह रहे हैं कि 2 मेंबरान नोटिफिकेशन निकल आएगा, कोई और ऑर्डर पास कर देते हैं, वो अपने अलग का लिस्ट जारी कर देते हैं, चीफ जस्टिस अलग कर देते हैं। ये तो देखिए होना क्या है, जुडिशियल एनार्की होगी। तो उसमें भी तो चीफ जस्टिस का होना जरूरी है ना जी। अगर 3 मेंबर कमेटी के 2 मेंबर तो होंगे ना, मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी। 2 मेंबर हैं, जस्टिस काजी भाई साहब, बिल्कुल अस्तार ठीक है। और ये होने जा रहा है 20 तारीख को, ये तो खबर दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा, 20 तारीख को होगा जी, 20 तारीख को होगा। एक ब्रेक लेते हैं, 20 तारीख को डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। कमर ज़मान कायरा साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए उमूर कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कायरा साहब, ये गोल दायरा, बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा से बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया, ये सियासी लड़ाई कहाँ, किस नतीजे पे पहुंचेंगे, मामला कहाँ पहुंचेगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला आइन और कानून के अंदर रहते हुए हल, और इदारों के अंदर जो ट्राइकाटमी का कानून है उसके तहत काम हो, कोई इदारा दूसरे के मामलात में जाके मुदाखलत न करे। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है जो आज पास हुआ, इससे पहले ये बिल नहीं था। इससे पहले कानून बनाने के लिए एक इजाजत मांगी गई थी जिसके तहत हम इस पैसे को रिलीज कर सके या दे सके, उसके लिए। और उस वक्त पार्लियामेंट ने न सिर्फ ये कि उस कानून बनाने की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने इस तरह के किसी भी तजर्बे को, और ख़ास तौर पे अदालती फैसले के ऊपर जो भाम आ गया है कि इसमें 2-3 का है या 3-4 का है, इस फैसले के बारे में भी पार्लियामेंट ने एक वाज़ेह लाइन दी थी कि इस भाम की मौजूदगी में हुकूमत वक्त बिल्कुल उस फैसले को तस्लीम न करते हुए ऐसा कोई इकदाम या पैसे या कोई ये न करे। अब साहब ये बताइए, 20 तारीख को आप लोग गैजेट एक मिनट अर्ज कर लूँ तो गुजारिश है कि इसमें अब, क्योंकि उसके बाद अदालत ने पार्लियामेंट के उस फैसले को बिल्कुल सेट असाइड कर दिया, एक तरफ रखा, उसको देखा भी नहीं, उसको वजन नहीं दी, तो पार्लियामेंट का अपना एक इख्तियार है, कौमी असम्बली का अपना इख्तियार है। इस मुल्क के अंदर जो माली वसाइल की तकसीम, कहीं पैसे देने हैं, रीअपरेट करने हैं, कुछ करना है, वो सारे का सारा इख्तियार कौमी असम्बली का है, वो किसी और इदारे का बशमूल सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट अपने लिए भी पैसे लेने के लिए कौमी असम्बली की पाबंद है, उसी से पैसे लेने हैं और कोई जरिया नहीं है। तो जो अपने लिए पैसे खुद नहीं ले सकते बजट से, वो किसी और को कैसे पैसे देने का हुक्म दे सकते? अच्छा कायर साहब ये बताएं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है ये हमें आने वाले दिनों में 2-3 दिन में पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेती है, लेकिन मुझे बताएं 20 को कोई गैजेट आप लोग इशू कर रहे हैं जी? आदल एक मिनट रुके, सॉरी, अब आपका प्रोग्राम का सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कौमी बजट के लिए अपने पैसे खुद रख सकती है, खुद डायरेक्शन दे सकती है पैसे मांग के कहने का कि आइंदा इतने पैसे कौमी वसाइल से मेरे हवाले कर दो, या उसके लिए कौमी असम्बली में आना पड़ेगा? जिस काम के लिए वो अपने लिए नहीं कर सकते, यही तो वही काम है ना। जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को खुद आइन की फुल स्टॉप कामा तब्दील करने का इख्तियार नहीं था, उसने मुशर्रफ को आइन तब्दील करने का इख्तियार दे दिया, इरशाद हसन खान ने। तो ये तो वही काम होने लगा है। तो हम तो कल भी उसके खिलाफ थे, आज भी उसके खिलाफ। तो आप फिर सुप्रीम के साथ लड़ाई होगी इसका मतलब? लड़ाई सुप्रीम कोर्ट अगर लड़ना चाहे तो लड़ाई होगी, हमारी तरफ से तो कोई लड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब सर लड़ाई है ना? लड़ाई तो फिर है ना सर? नहीं है। अच्छा, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, उसको जज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोई करना चाहती है तो होगी, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से तो कोई लड़ाई। अच्छा सर, ये 20 को कोई गैजेट आप लोग जारी करेंगे? और क्या ये जो इम्प्लीमेंट से रोका हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने बिल पे, आप लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? देखिए वो प्रोसेस मुकम्मल होने दें। सुप्रीम कोर्ट का मैंने पहले गुजारिश की ना कि वो इख्तियार जो उन्होंने प्रीएम्प्टिव इख्तियार किया है, उसका कोई इख्तियार पार्लियामेंट की नजर में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नजर में होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना है, उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से, अदल मैं आपसे पूछता हूँ, अब फेयरली अपना जवाब देना और जुर्रत से देना। जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच की नोटिफिकेशन देखी, आपका फर्स्ट ओपिनियन क्या था कि ये एक अच्छा बेंच बना है, या सुप्रीम कोर्ट ने महाजराई खत्म करने की कोशिश किया या बढ़ाने की किया? क्या राय थी आप? सर बेंच पे तो मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपको पता है कि मैं आसरा नहीं करता किसी बात को कहने में। बेंच के मामले पे तो देखें फुल कोर्ट, इस बल्कि इससे भी पीछे चले जाते हैं। वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट को से पहले इमरान खान साहब भी कहते फुल कोर्ट बना दें इस बेंच के फैसले से पहले, पीडीएम भी कह रही थी बना दें, उसके बावजूद भी फुल कोर्ट ना बनना हैरान कुन था। लेकिन इसके ऊपर भी जाहिर है एक सवालात अपनी जगह उठे हैं। लेकिन सर मसला तो क्राइसिस तो देखे ना, आप हैं ओपिनियन मेकर, आप हैं सवाल खड़ा करने वाले। मैं हूँ, यानी मैं पॉलिटिकल पार्टी सिग्नल्स मेरा ख्याल ड्रॉप होगा, रिकनेक्ट करें कायरा साहब को, कोई वो करें जी। क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं इसका मतलब लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट अगर करना चाहती है तो फिर देखिए क्राइसिस तो बहुत चीफ जस्टिस को चैलेंजेस हैं, इंटरनल बहुत बड़े। और मेरा ख्याल है हसन जो खबर दे रहे हैं वो कायरा साहब ने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो कैसे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जुडिशियल आर्डर है, आप ना माने, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरीके से बेंच बैठा, जिस तरीके से आर्डर किया, किसी सूरत में भी वो आर्डर जो है वो आप कहें, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो उन्होंने एक प्रोसेस, मेरी भी ये रहा है, मसला है कि बंद गली में फंस गए ना। जुडिशियल आर्डर है, मसला तो ये है जुडिशियल आर्डर को अगर आप इस तरह खुल के डिफाई होगा, बताएं कि उस ऑर्डर को कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हासिल है, आप ये बताइए जरा। एक कानून बना नहीं है, उस पर अमल दरामद आपने रोक दी है, आपने वो साइटेशन कर दी है जो एप्लीकेंट था उसने उस बात का जिक्र ही नहीं किया हुआ, यानी उसने मुबश्शिर हसन केस का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, आपने ऑर्डर जो लिखवाया उसमें आपने उसका भी जो एनआरओ केस का जिक्र कर दिया यार। देखिए अब एक फैसला है जुडिशियल, हमारे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, कायरा साहब आ गए, कायरा साहब को रिकनेक्ट कर लिया। जी कायरा साहब आप बात कर रहे थे, कट गई थी आपकी लाइन। देखिए मेरा बड़ा सिंपल इशू है आदिल, हम ये सिंपल कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं, हमें इस बात की जिम्मेदारी है, जो चीज आप अच्छी नहीं समझ रहे, जो वकला अच्छी नहीं समझ रहे, जो हुकूमत के अलावा जो जमातें हैं वो अच्छी नहीं समझ रही, जो हुकूमत से बाहर यानी जमात इस्लामी है उसको अच्छा नहीं समझ रही, वकला के अलावा जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के अपने जज उसको अच्छा नहीं समझ रहे, तो फिर देखना चाहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि वो महाजराई का माहौल न बनाए। तो अब ज़ाहिर माहौल तो सर अब बन चुका है ना, अब इसको अवॉइड कैसे करें इस क्राइसिस को, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है ना। होगा कौम को ये भी देखना होगा कि ये कहां से शुरू हुआ है। पार्लियामेंट तो अपने इख्तियार पे किसी तरह की कदगन नहीं लगा सकती, लेकिन आदिल एक बात याद रखे, पार्लियामेंट इदारे पैदा करती है और पार्लियामेंट इदारे खत्म भी कर सकती है। ये पार्लियामेंट का इख्तियार हो सकता है कि वो अपने मुतअद्दिदा जो उसकी मुतल्लिका तादाद है उसको साथ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की शक्ल बदल दे, इसकी तादाद कम कर दे, इसके वजूद को बढ़ा दे, छोटा कर दे, इसके लिए नए कानून साजी कर दे। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत या पार्लियामेंट के लिए एक लफ्ज नहीं बदल सकती, ये इख्तियार जिसका है उसके पास रहना है।
आइडियली ठीक है। प्रिंसिपली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें अब मसला ये है कि यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इदारों को इतने लामहदूद इख्तियारात मिल जाते हैं कि उसके बाद एक इदारा जो है वो तमाम इदारों को काबू कर लेता है। ये तो है, और पता नहीं हमारे डीएनए में क्या है। हमने कोशिश शुरू की है, हम जा रहे हैं जमातों के पास, अपनी इत्तेहादियों के पास, कोशिश कर रहे हैं कि शिद्दत के माहौल में, इस हिजान के माहौल में जो इमरान खान ने पैदा कर दिया है, और अब अदालत भी उसका शिकार हुई पड़ी है, समाज भी, मीडिया के अंदर भी डिवाइड है, सियासी जमातों के अंदर भी लड़ाई है, तो इसको किसी तरीके से कम किया जाए, इस हिजान को दूर करके इस वक्त बड़ी समझदारी से और तहम्मुल से। तो सर इलेक्शन कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात किस लिए होते हैं? हम कोई इमरान खान तो नहीं है ना जो कहते हैं कि जी मेरी ये शर्त है, पहले ये मानो तो फिर आगे चलो। हम तो कहते हैं प्रिंसिपली जिस बुनियाद पे मुज़ाकरात होते हैं, जो प्रिंसिपल है मुज़ाकरात का, उसके ऊपर खड़े होकर मुज़ाकरात होने चाहिए। आप होपफुल हैं कि कोई रास्ता निकल आए मुज़ाकरात से? थैंक यू सो मच कायरा साहब। 30 सेकंड हसन अयूब साहब। देखिए, कमरजमान कायरा साहब ने जो है ना वो समंदर को कूजे में बंद कर दिया, कैद कर दिया है। उन्होंने जो बात की है वो यानी ब्रीफ और कंप्लीट है। मैं 100% उनकी बात से एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब अदालत को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए, ऐसी सूरत नहीं पैदा करनी जिसके बाद इनको मजीद जो है शर्मिंदगी का सामना हो कि उनके फैसले इंप्लीमेंट ना हो। तो दानिशमंदी का सबूत देते हुए मामले को ठंडा करना चाहिए और वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। राइट, 10 सेकंड। देखिए, प्रैक्टिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ सुप्रीम है, पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं। वो कहते हैं जी आइन सुप्रीम है, आइन वो है जो हम कहें। ट्रेंट हे में रीराइट कर दिया, किसी ने नहीं सवाल उठाया। सवाल उठ रहे हैं लेकिन अल्टीमेट फैसला उन्हीं का प्रिवेल कर रहा है। तो अल्टीमेट जो है सुप्रीम कोर्ट में बेशक 7 जजेस दूसरे जो मर्जी कहें, चीफ जस्टिस जो है उसकी। थैंक यू हसनात मलिक साहब, हसन अयूब साहब, कमर जमान मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा। आदिल बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।